BA 4th Semester Political Science Unit 2nd, Medieval Thought in West, Cicero, Thomas Aquinas and Saint Augustine, Renaissance, the Church-State Controversy. Political Thought of Cicero's ideas related to human nature. अरस्तु की तरह सिसरो भी मनुष्य को सोशल टेंडेंसीज से कंप्लीट मानता है, पर जहां अरस्तु ह्यूमन नेचर को अनइक्वल मानता है वहां सिसरो उसमें इक्वालिटी को देखता है, जिसका मतलब ये है कि ऐसा कोई समाज नहीं होता जो कंप्लीटली वर्थलेस हो या क्वालिटीज को प्राप्त करने की एबिलिटी नहीं रखता हो। इसी बेस पर गुलामी को अननेचुरल और आर्टिफिशियल बतलाता है। इसी ह्यूमन नेचर की इक्वालिटी के बेस पर उसने वर्ल्ड यूनिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। सिसरो के ही शब्दों में, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ संसार में इतना गहरा समानता नहीं रखती जितनी एक मनुष्य के साथ। मनुष्य को पशुओं से ऊपर उठाने वाली बुद्धि सब में समान रूप से पाई जाती है। यह इसका सफिशिएंट प्रूफ है कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। सिसरोज व्यूज ऑन नेचुरल लॉ। सिसरो की थिंकिंग में सबसे प्रमुख बात नेचर की एक यूनिवर्सल लॉ के संबंध में है। इस कानून के दो सोर्स मेथड हैं। फर्स्ट इज संसार पर तरस करने वाला शासन और सेकंड इज मनुष्य की बुद्धिमान और सोशल नेचर। गॉड का अपनी बुद्धिमानी और सोशल नेचर के कारण मनुष्य गॉड के करीब है। वर्ल्ड स्टेट का यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो न बदलने वाला है और सभी मनुष्यों और नेशन पर लागू होता है। इसका वायलेशन करने वाला कोई भी लेजिस्लेशन कानून की नाम पाने का राइट नहीं हो सकता। किसी भी रूलर्स और नेशन में ये शक्ति नहीं है कि वह गलत बात को सही बना सके। अपने इस नेचुरल लॉ को सिसरो ने इन शब्दों में बड़ी ही सुंदरता से बताया है। वस्तुतः केवल एक ही कानून है, वह राइट कॉन्शियंस है। वह नेचर के अनुसार है, वह सब मनुष्यों के ऊपर लागू होता है और चेंजेबल और इटर्नल है। ये कानून मनुष्य को गलत काम करने से रोकता है। इसके ऑर्डर और रिस्ट्रिक्शन अच्छे आदमियों पर असर डालते हैं, लेकिन उसका बुरे आदमियों पर कोई असर नहीं पड़ता। कानून को ह्यूमन लेजिस्लेशन द्वारा गैरकानूनी करना मॉरल व्यू से कभी सही नहीं है। इसके काम को लिमिटेड करना भी सही नहीं है। इसको पूरी तरह कैंसिल कर देना पॉसिबल है। सीनेट या जनता हमें ये छूट नहीं दे सकती कि हम इसके पालन के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएं। इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए किसी सेक्सटस एलियस की जरूरत नहीं है। वह ऐसा नहीं करता कि एक नियम तो रोम में बनाए और दूसरा एथेंस में। वह ऐसा भी नहीं करता कि आज एक नियम बनाए और कल दूसरा। सिर्फ एक कानून होता है जो इटर्नल और अनचेंजेबल है। वह सब समय में सब मनुष्यों के ऊपर जरूरी है। मनुष्यों का केवल एक समान कॉमन मास्टर और रूलर है, वह गॉड है। वही इस कानून का क्रिएटर, इंटरप्रेटर और यूजर है। जो व्यक्ति इस कानून का पालन नहीं करता, वह अपने एक्सीलेंट फॉर्म से अलग हो जाता है। जो व्यक्ति अपने ट्रू नेचर से अलग होगा उसे कठोर सजा मिलेगा। ये दूसरी बात है कि वह व्यक्ति ऐसे कुछ नतीजा से बच जाए जिन्हें लोग जनरली पनिशमेंट कहते हैं। पॉलिटिकल थॉट ऑफ सेंट थॉमस एक्वाइनस। सेंट थॉमस एक्वाइनस व्यूज ऑन स्टेट। मडीवल पीरियड में यह मान्यता थी कि स्टेट का जन्म मनुष्य के डिग्रेडेशन के कारण हुआ है। स्टेट द्वारा व्यक्ति के पापों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक्विनास ने इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ अरस्तु की तरह ये स्वीकार किया कि मनुष्य एक सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है। इसलिए उसके लिए स्टेट नेचुरल और मॉरल है। स्टेट के अंतर्गत ही व्यक्ति स्वयं को डेवलप कर सकता है। स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। यदि मनुष्य का डाउनफॉल न हुआ होता तब भी वह मानव समाज में पाई जाती। इसके अलावा एक्विनास ने मडीवल फिलोसोफर्स की नेशनल स्टेट की कॉन्सेप्ट को भी प्रायोरिटी प्रदान की। उसने स्टेट का बेस रीति रिवाजों की एकता और समानता को एक्सेप्ट किया है। उसने स्टेट की पॉलिटिकल पावर का अंतिम सोर्स गॉड को एक्सेप्ट किया है। गवर्नेंस सिस्टम ऑफ सेंट थॉमस एक्वाइनस। एक्विनास की गवर्नेंस सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन अरस्तु के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। अरस्तु का क्लासिफिकेशन दो बेस पर था।
फर्स्ट इज गवर्नेंस, जो केवल रूलर से इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। सेकंड इज ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो केवल पब्लिक इंटरेस्ट्स का ध्यान रखती है। एक्विनास ने अपना क्लासिफिकेशन केवल सेकंड टाइप की गवर्नेंस सिस्टम तक ही लिमिटेड रखा। There are the following 6 forms of governance system. First, monarchy. Second, aristocracy. Third, autocracy. Fourth, feudalism. Fifth, middle class democracy. And sixth, democracy. Legal theory of Saint Thomas Aquinas. थॉमस एक्विनास के कानून रिलेटेड आइडियाज पर अरस्तु, स्टोइक और ऑगस्टाइन आदि थिंकर्स का क्लियर इन्फ्लुएंस है। उसने कानून की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि कानून कॉन्शियंस का वह हुक्म है जिसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने लगाया गया किया है जो समाज के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ सेंट ऑगस्टीन। ऑगस्टाइन की फेमस पॉलिटिकल वर्क द सिटी ऑफ गॉड में उनके फॉलोइंग मेजर पॉलिटिकल आइडियाज को मेंशन किया गया है। फर्स्ट, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। Second, theory of two cities. Third, relationship between church and state. Fourth, street. Augustine's theory of the state. Fifth, street. Augustine's ideas regarding property and slavery. Augustine view on philosophy of history. Augustine की famous work, The City of God, में स्टार्टिंग के 10 सेक्शंस के अंदर हिस्ट्री का सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन करके ईसाई धर्म की क्रिटिसिज्म्स का इनकार किया गया है। ऑगस्टाइन द्वारा रोम के गिरावट का कारण डिवाइन विल का रिजल्ट मानकर ईसाई धर्म की रक्षा करने का कोशिश किया गया है। ऑगस्टाइन के अनुसार रोम का गिरावट एक डिवाइन जस्टिस है जिसका पर्पस ट्रू सिटी ऑफ गॉड की एस्टैब्लिशमेंट के लिए रास्ता बनाना था, जो गॉड्स लॉ, रेगुलरिटी और नेचर में सुंदरता का नियमन करता है। वह वर्ल्डली इवेंट्स का भी काम करता है और नेशन का राइज और फॉल इसी में इंक्लूडेड है। ऑगस्टाइन ने कहा कि यह मानना बेवकूफी है कि ईसाई धर्म रोम के बर्बादी के लिए जिम्मेदार था। सेंट ऑगस्टीन थियरी ऑफ टू सिटीज। ऑगस्टाइन ने अपनी फेमस बुक द सिटी ऑफ गॉड के सेक्शंस 11 से 22 तक सिटी ऑफ गॉड का डिस्क्रिप्शन किया है। इसके अंदर 2 शहर का डिस्क्रिप्शन करते हुए ऑगस्टाइन कहते हैं कि फिजिकल सिटी बर्बाद होते हैं परंतु डिवाइन सिटीज बर्बाद नहीं होते हैं। पृथ्वी पर इसका लेटेस्ट और यूनिवर्सल फिजिक्स फॉर्म ईसाई चर्च है। ऑगस्टाइन के अनुसार इन 2 शहरों को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द सिटी ऑफ गॉड, सेकंड इज द सिटी ऑफ अर्थ। सिटी ऑफ गॉड एक यूनिवर्सल और इटर्नल है लेकिन वर्ल्डली सिटी टेम्पररी और मॉर्टल है। सेंट ऑगस्टीन, रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। सेंट ऑगस्टाइन ने स्टेट की ओरिजिन और डेवलपमेंट के बाद स्टेट और चर्च के म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार चर्च गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। गॉड का सुप्रीम अथॉरिटी होने के कारण चर्च के आदेशों का पालन करना जरूरी है। उनका मानना है कि स्टेट के कानूनों का पालन करना और गवर्नमेंट का सम्मान करना तभी तक सही है जब तक कि वे गॉड के प्रति अपने ड्यूटी के अगेंस्ट नहीं जाते। वे स्टेट के कानूनों का पालन करने के इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर चाहे स्टेट सॉवरन रोमन कैथोलिक चर्च से कम हो। लेकिन ये कानून एब्सोल्यूट नहीं है। यदि ये कानून मनुष्य को फेयर जस्टिस और शांति नहीं प्रदान करता है तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। उनका स्टेटमेंट है कि स्टेट को चर्च के सेक्युलर ऑर्गन के रूप में रखा जाना चाहिए, लेकिन सेंट ऑगस्टाइन ने स्पिरिचुअल और टेम्परल सिचुएशंस के बीच एक क्लियर लाइन खींचते हैं और सिटीजन से केवल टेम्परल मैटर्स में स्टेट के आदेशों का पालन करने के लिए क्लियर रूप से कहा है। यदि स्टेट धर्म या स्पिरिचुअल मामलों में इंटरफेरेंस करता है तो सिटीजन्स द्वारा उस स्टेट के आदेशों से बचना चाहिए। आपस में स्टेट और चर्च एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फिर भी चर्च एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो पृथ्वी पर गॉड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रेजेंट है। सेंट ऑगस्टीन्स थॉट्स ऑन प्रॉपर्टी। अन्य ईसाई विचारकों की तरह सेंट ऑगस्टाइन ने भी प्रॉपर्टी रखना जस्टिफाइबल माना है। उनका मानना है कि प्रॉपर्टी रखना नेचुरल राइट नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और स्टेट द्वारा यह अधिकार प्रदान किया जाता है।
उनका मानना है कि मनुष्य प्रॉपर्टी की कमी होने पर अपने स्पिरिचुअल और वर्ल्डली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मनुष्य को उतनी ही प्रॉपर्टी रखने का अधिकार प्राप्त है जितनी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जरूरी है। जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी का प्रयोग जनरल पब्लिक के वेलफेयर में करना चाहिए। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द रोनेरेसांस से आया है जिसका मतलब है फिर से जागना। लेकिन ये किसी सोए हुए व्यक्ति का नींद से जागना नहीं है बल्कि सभी ह्यूमन बीइंग का जागना होना है। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसकी शुरुआत 14th सेंचुरी में यूरोप के इटली से हुई और 16th सेंचुरी तक यूरोप के अलग अलग देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि में इसका प्रचार हो गया था। रेनेसांस के दो एस्पेक्ट्स थे, दुनिया की खोज और इंसान की खोज। दुनिया की खोज से मतलब है उन नवीन जियोग्राफिकल डिस्कवरीज से है जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका की खोज की गई, जबकि इंसान की खोज से मतलब है मेडिवल पेपसी और चर्च के चंगुल में जकड़ी इंसानों की आजादी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्टाइल के डेवलपमेंट से है। ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल व लिबरल कल्चरल मूवमेंट था जिसमें एंशिएंट यूरोप से इंस्पिरेशन लेकर न्यू यूरोप का क्रिएशन किया गया। वेरियस हिस्टोरियंस ने रेनेसांस शब्द को डिफाइन किया है जो ये है। जेम्स एडगर स्वेन के अनुसार रेनेसांस से ऐसे कलेक्टिव टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग होता है जिसमें मिडिल एजेस की अंत और मॉडर्न पीरियड के शुरुआत तक के इंटेलेक्चुअल चेंज का इंक्लूजन हो। सीमोन के अनुसार रेनेसा एक ऐसा मूवमेंट है जिसके फलस्वरूप वेस्ट के नेशन मिडिल एजेस से निकलकर प्रेजेंट ईरा के विचार और जीवन की मेथड्स को अडॉप्ट करने लगे। लॉर्ड एक्टन के अनुसार नई दुनिया के प्रकाश में आने के पोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन की दोबारा खोज मिडिल एजेस के हिस्ट्री को अंत करने वाली और मॉडर्न ईरा के शुरुआत को सूचित करने वाली दूसरी बाउंड्री की सिंबल है। रेनेसांस ग्रीक लिटरेचर के रीस्टडी और उससे जेनरेटेड रिजल्ट को सूचित करता है। चैनलून के अनुसार रेनेसांस पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट न होकर दिमाग की एक स्पेसिफिक सिचुएशन को एक्सपोज करता है। डेविस के अनुसार रेनेसांस शब्द ह्यूमंस के फ्री लविंग करेजियस थॉट्स को एक्सप्रेस करता है जिन्हें मिडिल एज में रिलीजियस अथॉरिटीज ने पकड़ लिया और कैद कर लिया। उपरोक्त स्कॉलर्स के थॉट्स से क्लियर होता है कि रेनेसांस एक सडन इंसिडेंट नहीं थी बल्कि यह एक मूवमेंट था जो 14th सेंचुरी से शुरू होकर लगभग 17th सेंचुरी तक चलता रहा। द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी। मिडिल एजेस के पॉलिटिकल थॉट का मेन थीम चर्च और स्टेट के बीच चलने वाला पावर स्ट्रगल था। इस स्ट्रगल का मेन टॉपिक दोनों के पावर यूज के इन्फ्लुएंस एरिया और सुप्रीमेसी के सवाल को लेकर था। इस स्ट्रगल के शुरुआत होने के पहले दो तलवारों के थियरी के अनुसार यह माना जाता था कि गॉड ने इस पृथ्वी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो तरह की अथॉरिटीज का निर्माण किया है, टेम्परल एंड ट्रांसेंडेंट पावर। टेम्परल पावर का अधिकारी एम्परर है और ट्रांसेंडेंटल पावर का अधिकारी ईसाई चर्च का चीफ रोम का पोप है। इन दोनों को अपने अपने एरिया में काम करने की आजादी है, इसलिए इनमें किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, लेकिन सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर इन दोनों को आपस में एक साथ काम करना चाहिए। 11th सेंचुरी तक कम ज्यादा रूप में इन दोनों के बीच रिलेशन सामान्य बने रहे, लेकिन धीरे धीरे इनमें स्ट्रगल की सिचुएशन प्रोड्यूस होने लगी। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का मेन कारण पोप के सपोर्टर्स द्वारा संत पीटर के सक्सेसर होने के कारण पोप की सुप्रीम पावर को एस्टैब्लिश करने का कोशिश था, जिसके बेस पर उन्होंने पोप के राजाओं के धर्म पालन न करने पर उन्हें सजा देने और राजगद्दी से उतारने के अधिकार का सपोर्ट किया और बिशप्स आदि रिलीजियस अथॉरिटीज की सम्राट द्वारा अपॉइंटमेंट की रिवाज को चुनौती दी। पोप के सपोर्टर्स के इस प्रकार के दावों के अगेंस्ट टेम्परल पावर के सपोर्टर्स ने सम्राट की सुप्रीम अथॉरिटी का सपोर्ट करते हुए डिक्लेयर किया कि सम्राट की अपॉइंटमेंट गॉड के द्वारा की गई है, इसलिए पोप सहित अन्य सभी रिलीजियस अथॉरिटीज की अपॉइंटमेंट उसकी सहमति से होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया कि चर्च के ऑफिसर भी अन्य फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह ह्यूज एस्टेट के ओनर हैं,
इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट और कंट्रोल सम्राट के हाथ में होना चाहिए। 11th सेंचुरी के बीच से 14th सेंचुरी तक इन दोनों एंटिटीज में चलने वाला यह स्ट्रगल अपनी एब्सोल्यूट फेरोसिटी से चलता रहा और पॉलिटिकल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता रहा। चर्च स्टेट पावर स्ट्रगल्स के इस टोटल कंट्रोवर्सी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज चर्च की सुप्रीमेसी का पीरियड। ये पीरियड 11th और 12th सेंचुरी का पीरियड है। सेकंड पार्ट इज स्टेट की सुप्रीमेसी का पीरियड। ये पीरियड 13th और 14th सेंचुरी का पीरियड है।